दोस्तों हिंदी में कहावत है, पढ़े पारसी बेचे तेल। अब इसका मतलब ये है कि आपने करी इंजीनियरिंग है और आप बेच शैम्पू रहे हो। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बट पॉइंट ये है कि आपने इतना टाइम मनी एनर्जी जब लगाया वो तो वेस्ट हो गया ना इंजीनियरिंग के अंदर। ऐसे ही कुछ बहुत सारे इश्यूज थे हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जो कि फाइनली 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एड्रेस हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या नए रिफॉर्म्स हैं, और हम लोग आपको दोनों साइड बताएंगे क्या चैलेंजेस रहे हैं और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इनके। साथ में हमने एंड में एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेंशन किया जो कहीं पे भी एड्रेस नहीं हुआ है, तो वीडियो एंड तक दिखेगा क्योंकि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसको हम बेसिक से समझते हैं। अभी हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे थे वो 1986 की पॉलिसी थी जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने लागू करी थी। अब जो नई पॉलिसी आई है उसकी शुरुआत हुई थी 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में। 2016 में इसकी एक कमेटी बनाई गई थी फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अगुवाई में। 2019 में कुछ रिफॉर्म्स के साथ फाइनली 34 ईयर्स बाद, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जिसके 5 पिलर्स हैं: एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बदल के हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं। दोस्तों अभी तक जो हम लोग सिस्टम फॉलो कर रहे थे वो था 10+2 का, बट अब वो चेंज होके हो चुका है 5+3+3+4, जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फाउंडेशन स्टेज। इसमें आपका प्री स्कूल, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट सेकंड क्लासेस इंक्लूडेड है। अब ये जो 5 साल है, इस टाइम पे बच्चों के क्यूरियोसिटी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी और एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जहाँ पे उनको मेंटल ओपनिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भाई दिमाग खोलो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इन सब के ऊपर। लैंग्वेज किसी पे इम्पोज नहीं करी जाएगी, ये स्टेट डिसाइड करेगा कि इसको मदर टंग में पढ़ाया जाए या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, और खेल खेल के सिखाया जाएगा। ये नहीं कि भाई बड़े बड़े बस्ते ताम के भेज दिया स्कूल जाके पढ़। प्रिपरेटरी स्टेज, अभी इस स्टेज में 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे आएंगे, जिसके अंदर एनालिटिकल सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और सिखाने का तरीका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, ना कि रोट लर्निंग की एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा, एग्जाम दिया और अगले दिन सब भूल गए। अब प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक मैथ्स की टीचर है, अगर उसको परपेंडिकुलर लाइंस और राइट एंगल्स समझाने हैं बच्चों को, तो वो क्या बोलेगी, पूरी क्लास में परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ मीट होती है, कहाँ राइट एंगल बन रहा है, वो चेक करो, जिससे उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और पूरी क्लास उसके लिए एक लैब की तरह हो जाएगी। मिडिल स्टेज 6, 7, 8 क्लास में जब बच्चा आएगा तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह जैसी स्किल से सिखाई जाएगी। अब इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हफ्ते में एक दिन डिसाइड होगा जहाँ पे वो कारपेंटर के यहाँ पे जाके देख सकता है कि पूरा प्रोसेस क्या है, एक प्रोडक्ट बनने से लेके कैसे सेल होता है, सारी चीज़ें। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी है, साथ में उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। और इतना ही नहीं, उनको एक इंटर्नशिप और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी 6th क्लास में ही। बट इसके ऊपर मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े जो लोग कह रहे हैं कि यार ये तो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा है और ये सब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सेकेंडरी स्टेज, अब इसमें 4 क्लासेस आती है, 9, 10th, 11th और 12th। इस स्टेज पर उस बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब जैसे एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है या फैशन डिज़ाइनिंग में अच्छा है, तो उसको पूरा उसका इन्वायरमेंट मिलेगा ग्रो करने के लिए, और फ्रीडम मिलेगी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। पहले जो सिस्टम था स्ट्रीम्स का कि साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है, अब वैसा सिस्टम नहीं होगा। अब साइंस का बच्चा जिसने फिजिक्स ली है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अब 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे, बट उनको रीडिज़ाइन कराया जाएगा 360 अप्रोच में, जिसमें उनकी क्रिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और असेसमेंट जो होगा वो सिर्फ टीचर्स नहीं करेगी, टीचर्स के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट भी होगा, जिसमें बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस और टीम बिल्डिंग स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अब बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको रेगुलेट करने के लिए पराग सेटअप किया जाएगा। इन शॉर्ट, अब रोड लर्निंग नहीं चलेगी और एआई, टेक्नोलॉजी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब जैसी चीज़ें लागू करी जाएगी। SC, ST, OBC और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इंसेंटिव्स और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। यूनिवर्सलाइजेशन, अब इंडिया के हर एक स्टेट्स में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और इसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश करी जाएगी। दोस्तों हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चेंज आएगा वो ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा जो कंडक्ट करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब उसी के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन होगा ग्रेजुएशन के लिए।
दूसरा, अब एक सिंगल बॉडी रहेगी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, AICTE, UGC वगैरह जो वो हट जाएगी और हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगा। अब एक अथॉरिटी या बॉडी होने का फायदा ये है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या रहेगा कि मान लो जैसे आपने 1 साल बीटेक किया, फिर आपको लगा कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बट उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आपने 1 साल पढ़ाई करी तो आपका साल वेस्ट नहीं हुआ, साथ में आपको एक रिवॉर्ड मिल गया एक सर्टिफिकेट के रूप में। यही अगर आपने 2 साल करी तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करी तो एक डिग्री मिल जाएगी। और इन सब का एक क्रेडिट सिस्टम तैयार होगा, जिसमें क्या रहेगा कि आपने डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है तो वो एक डिजिटल लॉकर की तरह वर्चुअली सेव हो गया। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर जो है वो चेक कर सकता है कि भाई इनके पास ये सारे कोर्सेज और सर्टिफिकेट। अब ये एक तरीके का बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपका हार्ड एंड एकेडमिक सेव होता है, तो आपका कहीं भी साल वेस्ट नहीं होगा, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में ये मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा, मतलब स्कूल्स की तरह कॉलेजेस में भी आपको फिजिक्स के साथ आप म्यूज़िक ले सकते हैं या साइकोलॉजी ले सकते हैं, और ऐसे आप कोर्सेज कर सकते हैं जिसके से आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब अगर आपको पीएचडी करनी है तो 1 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिशन फॉर मेंटरशिप। हम सबको पता है कि लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे हमको मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बोर्ड यही प्लानिंग कर रहा है कि कैसे राइट मेंटरशिप मिले जिससे कि इस बच्चा इंप्रूव हो सके। फी कैप। अब गवर्नमेंट एक फ़ीस की लिमिट सेट करेगी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब उसके बियॉन्ड कोई भी कॉलेजेस ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। गोइंग लोकल। अब फॉरेन की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया में आने के लिए, और इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि IIT और IIMs उनको एंकरेज किया जाएगा ग्लोबली जाने के लिए। और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे कि उनमें सब्जेक्ट्स होंगे पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स डाले जाएंगे। एंड टीचर्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस असेसमेंट बाय 2023 एंड बाय एंड ऑफ 2030 all teachers should have 4-year integrated B.Ed degree for teaching। दोस्तों ये पॉलिसी अभी तक सिर्फ कैबिनेट में अप्रूव हुई है, बट अभी पार्लियामेंट का अप्रूवल बाकी है, बट देख के लग रहा है कि हो जाएगी फाइनली, और ये एक्ट की तरह घोषित कर दी जाएगी। बट कुछ इंटेलेक्चुअल्स और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लोग कुछ चैलेंजेस बता रहे हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। दोस्तों पहला सवाल ये उठता है कि जब इंडिया के अंदर अभी तक भी सिर्फ 3% GDP का एजुकेशन के अंदर खर्च हुआ है, तो ये 6% कैसे होगा। दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 2035 तक 50% एनरोलमेंट जो होगा वो हायर एजुकेशन के अंदर हो जाएगा और 100% जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के हो जाएगा। बट अभी के नंबर्स की बात करो तो वो सिर्फ 25% है अपना हायर एजुकेशन और 60% है अपना सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि इंडिया के अंदर R&D स्पेंड जो है वो सिर्फ 0.7% है, कंपेयरिंग विद चाइना, जापान, US, UK। अगर ऐसा देखा जाए नंबर्स के अंदर तो सिर्फ 15 लोग हैं 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर, और चाइना के अंदर यही 111 लोग हैं 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर। दोस्तों ये पॉलिसी और रिफॉर्म्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। लोग भी चाहते थे कि ये एजुकेशन में चेंजेस आने चाहिए थे, क्योंकि जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ तभी हम लोग 4-5 साल में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम और आउटकम बेस्ड जो एजुकेशन होता है वो हम लोग देख पाएंगे। अब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की थी, जो कि है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम सुनते ही बच्चा डर जाता है, क्योंकि उसको पता है टीचर सिर्फ ये मीटिंग उसकी कंप्लेंट करने के लिए करेगी। तो वो चेंज होकर अब काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी चाहिए पेरेंट्स को, और उनको काउंसल करना चाहिए कि किसी भी बच्चे को फोर्स ना करे सब्जेक्ट चूज़ करने में। क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है बट हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, तो उसको फोर्स ना करा जाए कि मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बल्कि उसको हिस्ट्री में और एक्सेल करने के लिए एंकरेज करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। उनको कहना चाहिए जो करने का है तो कर। वो एक कहावत है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग योर वीकनेस ट्राई टू मिनिमाइज देम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।